अब एक चीज हम करेंगे विच इज नोन एज क्रॉस ऑब्जेक्शंस। सबहेडिंग लिखिए, क्रॉस ऑब्जेक्शन। क्रॉस ऑब्जेक्शंस। ऑर्डर 41 रूल 22। ऑर्डर 41 रूल 22। Order 41 rule 22. Please have a reading. It says, upon hearing, respondent may object to decree as if he had preferred a separate appeal. Now there are two situations. पहले एक बारी समझ लीजिए. One of the situations is that there was a suit between A and B. The suit is decreed. Now B goes in appeal. So it becomes B versus A. Yes or no? B is known as what? Appellant, and A will be the respondent. It becomes B versus A. Can there be a situation? Can there be a situation wherein A is also wanting to either say something about the decree or in a way reply to the decree or reply to the appeal? Yes or no? हो सकता है, हो सकता है। अब मान लीजिए अगर 15 लाख का क्लेम था और डिक्री में मिले 10 लाख, तो बी को देने पड़ रहे हैं 10 लाख और ए को 5 लाख कम मिल रहे हैं। Aren't both the parties aggrieved in this situation? Yes or no? There can be a situation of B versus A and A versus B at the same time, which is known as cross appeal. Which is known as cross appeal. That A ने भी अपील कर दी कि भाई 15 लाख मांगे थे, 10 लाख किस बात पे दिए भाई, 5 लाख क्यों कम दिए। और B ने भी अपील कर दी कि भाई मुझे तो एक पैसा भी नहीं देना था, मुझे 10 लाख क्यों देने के लिए बोला जा रहा है। दोनों ने, जैसे होता है ना क्रॉस एफआईआर, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, क्रॉस एफआईआर। सिमिलरली हियर क्रॉस अपील, जैसे क्रॉस सूट होता है, सिमिलरली हियर क्रॉस अपील, दैट B has also appealed against the decree, A has also appealed against the decree. This is the situation of a cross appeal. Fairly simple, fairly simple. दोनों अग्रीव्ड हैं डिक्री से और दोनों ने अपील कर दी। But there is also a situation wherein in this B versus A only, A raises a cross objection. A raises a cross objection. एक तो क्रॉस अपील की सिचुएशन है जहां पे एक सेपरेट अपील फाइल करी ए ने, एक उसी अपील में क्रॉस ऑब्जेक्शन उठा दी, उसी अपील में क्रॉस ऑब्जेक्शन उठा दी। अब इससे हुआ क्या, एक तो एक सेपरेट अपील, एक सेपरेट प्रोसीडिंग की सरदर्दी बची, बर्डन बचा कोर्ट के ऊपर से। दूसरी बात, उन्हें एक्चुअली में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कि वो एक सेपरेट अपील फाइल कर, उन्होंने सोचा मैं उसी पर्टिकुलर अपील में एक क्रॉस ऑब्जेक्शन उठा देता, उसी पर्टिकुलर अपील में आई विल रेज अ क्रॉस ऑब्जेक्शन। अब उसका पर्पस क्या है, हो सकता है वो उस डिक्री के कुछ पार्ट से अनसैटिस्फाइड हो। फॉर एग्जाम्पल हियर, अब डिक्री उनके फेवर में है बट ही इज अनसैटिस्फाइड, so he can prefer a separate appeal, that's fine, but it is also possible that he raises a cross objection in the same appeal. देखिए रूल 22, upon hearing respondent may object to decree as if he had preferred a separate appeal. अब respondent कौन है यहाँ पे, who is the respondent? A. So it says upon hearing respondent may object to decree as if he had preferred a separate appeal. मैंने आपको बताया था जहां पर भी ये as if लिखा होता है, इसका क्या मतलब है, लीगल फिक्शन, मतलब ये माना जाएगा दैट क्रॉस ऑब्जेक्शन इज एक्चुअली अ सेपरेट अपील, सिर्फ माना जाएगा। डिफरेंस क्या होगा दोनों में, क्रॉस ऑब्जेक्शन सेम अपील में है, उसको एक अलग अपील की प्रोसीडिंग, अलग अपील का नंबर, अलग सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, सेम प्रोसीडिंग्स में ही आप सिर्फ एक ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना कितनी बारी, देखो मैं इसको बता रहा हूं, ये
आपको सिर्फ एनालॉजिकली बता रहा हूं कि आप कंपेयर कर सकते हो, इट डज नॉट मीन दैट इट इज द सेम। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो रेप्लीकेशन एंड रिजॉइंडर, सेम ही सूट में चल रहा है पर रिप्लाई कर रहे हो, इसमें आप सेम ही अपील में उसी डिक्री पे अटैक कर रहे हो, नॉट अ सेपरेट अपील, यू बीइंग द रिस्पोंडेंट। अग्रीव्ड पार्टी तो एक्चुअली में बी है ज्यादा, क्योंकि उनके खिलाफ डिक्री गई है तो उन्होंने अपील करी, बट द रिस्पोंडेंट कैन ऑल्सो रेज ऑब्जेक्शंस, इनको कहते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शंस। इट इज इन द सेम अपील दैट द रिस्पोंडेंट इज रेजिंग दीज क्रॉस ऑब्जेक्शंस। आइए प्लीज, सब रूल 1, any respondent, though he may not have appealed from any part of the decree, may not only support the decree but may also state that the finding against him in the court below in respect of any issue ought to have been in his favor। फिर से पढ़िए क्या लिखा है, any respondent though he may not have appealed from any part of the decree। अब यहां पे ए ने अपील नहीं करा है, it says may not only support the decree, he is supporting the decree, भाई 10 लाख तो मेरे फेवर में है ही, बट मे ऑल्सो स्टेट, साथ साथ वो ये भी कह सकते हैं दैट द फाइंडिंग अगेंस्ट हिम, कि 5 लाख के लिए यू आर नॉट एंटाइटल्ड, 15 लाख मांगे थे ना, दिए 10, मतलब यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू 5 लाख रुपीज, बट मे ऑल्सो स्टेट दैट द फाइंडिंग अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू ऑट टू हैव बीन इन हिज फेवर। मान लीजिए 4 रिलीफ मांगे थे, उन्होंने मांगा था पोजेशन, मीन प्रॉफिट्स, डैमेजेस और डिक्लेरेशन। डैमेजेस नहीं दिए कोर्ट ने, पोजेशन दे दिया, मीन प्रॉफिट्स दे दिया, डिक्लेरेशन भी दे दिया, बट डैमेजेस नहीं दिए, डैमेजेस नहीं दिए, कॉम्पनसेशन नहीं दिया। कैन ही रेज अ क्रॉस ऑब्जेक्शन? यस और नो? यस। व्हाई डिड यू डिसाइड दिस इशू अगेंस्ट मी? आई मे बी द रिस्पोंडेंट, I may be the decree holder, not the judgment debtor, but why did you decide this issue against me? So he did not go into a separate appeal, but अब अगर अपील हो ही गई है तो मैं क्रॉस ऑब्जेक्शन रेज कर देता हूं, साथ साथ ये भी काम हो जाए मेरा, पोजेशन मिल गई, मीन प्रॉफिट्स भी मिल गए, डिक्लेरेशन भी मिल गई, अब इस बात पे भी जरा हो जाए। पहले मैं नहीं करने वाला था, दिस माइट बी द सिचुएशन दैट जो रिस्पोंडेंट है, जो डिक्री होल्डर है, हो सकता है वो अपील करते ही ना कि छोड़ कोई बात नहीं, कॉम्पनसेशन छोड़, पर अब अगर तुमने काम शुरू कर दिया है, अब लो बुक तो रूल 22 में ही कैन रेज अ क्रॉस ऑब्जेक्शन एज इफ ही हैज प्रेफर्ड अ सेपरेट अपील। आगे देखिए, एंड में ऑल्सो टेक एनी क्रॉस ऑब्जेक्शन टू द डिक्री। अब ये जो पार्ट था जहां पर ये बात कर रहे हैं, एनी रिस्पोंडेंट दो ही मे नॉट हैव अपील्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द डिक्री मे नॉट ओनली सपोर्ट but may also state the finding against him in the court below in respect of any issue ought to have been in his favor। अब ये जो है, ये क्रॉस ऑब्जेक्शन कर रहे हैं रिलेटेड टू अ फाइंडिंग, नॉट टू द डिक्री, कि यू हैव फाउंड दैट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। व्हाई? अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, एंड मे ऑल्सो टेक एनी क्रॉस ऑब्जेक्शन टू द डिक्री which he could have taken by way of appeal provided he has filed such objection in the appellate court within 1 month। ये टाइम लिमिट दे दी है, विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑन हिम और हिज प्लीडर ऑफ नोटिस ऑफ द डे फिक्स्ड फॉर हियरिंग ऑफ द अपील और विद इन सच फर्दर टाइम एज द एपलेट कोर्ट में सी फिट टू अलाउ। क्रॉस ऑब्जेक्शन आप कब तक फाइल कर सकेंगे? विद इन 1 month फ्रॉम नोटिस समन्स ऑफ हियरिंग ऑफ द अपील, 1 month फ्रॉम द नोटिस ऑफ हियरिंग ऑफ अपील। एक्सप्लेनेशन: A respondent aggrieved by a finding of the court in the judgment on which the decree appealed against is based may, under this rule, file cross objection in respect of the decree in so far it is based on that finding, notwithstanding that by reason of the decision of the court on any other finding which is sufficient for the decision of the suit, the decree is wholly or in part in favor of that respondent। अब partly the decree is in favor of this respondent, 10 lakh rupees favor में है, but he can still, अब वो पोजेशन, मीन प्रॉफिट्स एंड डिक्लेरेशन आपके फेवर में है, डिक्लेरेशन भी दे दी, बट इवन इफ इट इज ओनली और पार्टली इन योर फेवर यू कैन स्टिल ऑब्जेक्ट। मान लीजिए पोजेशन, मीन प्रॉफिट्स, डिक्लेरेशन, कॉम्पनसेशन, चारों चीजें दे देता, लेकिन उस पर्टिकुलर डिक्री में एक फाइंडिंग थी। अब रिस्पोंडेंट ना, जो डिक्री होल्डर है, वो थोड़ा सा ना अपना ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, अपने ज्यादा चौड़ दिखा रहा है। वो कह रहा है कि ये सब चीजें तो तुमने मुझे दे दी थी, पर सूट में यू केम टू अ कंक्लूजन, यू केम टू अ फाइंडिंग
अब एक होती है डिक्री, एक होती है फाइंडिंग. दिस इज व्हाट द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड. You came to a finding, you got to a finding that I was not in adverse possession, though I am entitled to the possession. मैं facts की बात कर, depends on facts. मान लीजिए कोर्ट ने फाइंडिंग दी that you are not in adverse possession, दो आपको हेरिडिटरी सक्सेशन से ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है, but you are not in adverse possession. मैं इस पे क्रॉस ऑब्जेक्शन उठा दूंगा. The decree is wholly in my favor. पोजेशन भी मिल गई, मीन प्रॉफिट्स भी, डैमेजेस भी मिल गए और डिक्लेरेशन भी मिल गया. The decree is wholly in my favor, but you have given a finding, Mr. Trial Court, that I was not in adverse possession. I will raise a cross objection. I can do that. Explanation ये कहती है, I can do that. Let us say there is a suit. यहां पे मांगा possession, यहां पे मांगा damages, साथ में मांगा डिक्लेरेशन और मीन प्रॉफिट्स. नाउ ऑल दीज वर ग्रांटेड टू ए, बट इन दिस पर्टिकुलर सूट ए ने कहा था दैट आई वॉज इन एडवर्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट आई वॉज इन एडवर्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. कोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट ने कहा नहीं, यू आर एंटाइटल्ड टू पोजेशन, यू आर एंटाइटल्ड टू डैमेजेस, डिक्लेरेशन एंड मीन प्रॉफिट्स, बट यू आर एंटाइटल्ड टू पोजेशन नॉट ड्यू टू एडवर्स पोजेशन. यू आर एंटाइटल्ड टू पोजेशन नॉट ड्यू टू एडवर्स पोजेशन, बट यू आर एंटाइटल्ड टू पोजेशन ड्यू टू इनहेरिटेंस. यू आर नॉट एंटाइटल्ड ड्यू टू एडवर्स पोजेशन. तो अब जब बी ने अपील करी, बी वेंट इन अपील, इन दिस पर्टिकुलर अपील A can raise a cross objection against this finding. The decree is wholly in his favor, but he can raise a cross objection against this finding that I was in adverse possession. You have come to a conclusion that I was not. I am objecting to this finding. The decree is wholly in his favor. क्या problem है भाई? But he is saying no, I will object to this part also because you have come to this finding that I was not in adverse possession. बात समझ आई? Any confusions? Great. सबरू बोलिए. हाँ, इसका पॉइंट बहुत बड़ा है. मान लीजिए अब अगर आगे जाके वो एडवर्स पोजेशन के बेसिस पे कोई बेनिफिट क्लेम करना चाहेगा, वो क्लेम ही नहीं कर पाएगा. अभी उस पार्टी के थ्रू बी के अगेंस्ट तो उसको पोजेशन मिल गई. मान लो कल को सी खड़ा हो जाए जिसका टाइटल सेम नहीं है और वो कहे कि उस टाइम पे तुमने प्रॉपर्टी मना करी थी ये बोलकर कि तुम्हारी एडवर्स पोजेशन है, लेकिन कोर्ट ने तो मना कर दिया एडवर्स पोजेशन नहीं है. तो नाउ ए वांट्स टू बी वेरी श्योर. दिस इज नोन एज एक्स अबंडेंटी कॉटेला. एक्स ई एक्स अबंडेंटी, एक्स अबंडेंटी कॉटेला. एक्स abundantly cautela. Ex abundantly cautela ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं इन abundant care and caution. In abundant care and caution. Ex abundantly cautela. In abundant care and caution. Caution. In abundant care and caution. He is raising a cross objection. Why not? Why not? ये भी मेरे फेवर में हो जाए तो उसमें बुराई क्या? ठीक है. सब रूल 2. Form of objection and provisions applicable thereto. Such cross objection shall be in the form of a memorandum, and the provisions of Rule 1 so far as they relate to form and contents of the memo of appeal shall apply thereto. जब भी आप एक अपील फाइल करते हो उसमें आप एक मेमो ऑफ अपील लगाते हो. किसी को पता है मेमो ऑफ अपील क्या होता है? क्या होता है? Anybody who knows? Anybody who has filed an appeal? अपील कभी फाइल नहीं करी? मेमो ऑफ अपील होता है जिसमें नेम ऑफ पार्टीज लिखे जाता है, उनका रेजिडेंस लिखा जाता है, जजमेंट के नहीं मैम, उसमें जजमेंट भी लिखी जाती है, उसमें जजमेंट और फाइंडिंग भी लिखी जाती है. उसको कहते हैं मेमो ऑफ अपील. कि भाई अपीलेट कोर्ट को सीधा सीधा पता चलता है कौन अपील कर रहा है, क्यों अपील कर रहा है, किस चीज से अपील कर रहा है. बेसिकली बेसिक डिटेल्स इंडेक्स टाइप की चीज होती है
उसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करी जाती है। तो जैसे आप अपील के लिए मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करते हो, क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए भी आप मेमो ऑफ अपील फाइल करोगे कि किस पर्टिकुलर फाइंडिंग, किस पर्टिकुलर डिसीजन से आप अपील कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आया? सब रूल 4, वेर इन एनी केस इन विच any respondent has under this rule filed a memorandum of objection, the original appeal is withdrawn or is dismissed for default. The objection so filed may nevertheless be heard and determined after such notice to the other parties as the court thinks fit. अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने अपील फाइल करी, let us say this appeal is filed and the appeal is withdrawn. The appeal is withdrawn. कहां होगी अपील विड्रॉ? वैसे ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3। वेरी गुड, अपील विथड्रॉ हो गई। अब अपील को विड्रॉ करने के आपसे पहले मैं क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर चुका हूं, तो क्या है क्रॉस ऑब्जेक्शन भी डिसमिस हो जाएगी? नहीं। अगर ये अपील डिसमिस हो गई तो क्या क्रॉस ऑब्जेक्शन भी डिसमिस हो जाएगी? नो, नो। क्रॉस ऑब्जेक्शन विल बी डिसाइडेड सेपरेटली ऑन, अब मैं लिखवा दूंगा, क्रॉस ऑब्जेक्शन विल बी डिसाइडेड सेपरेटली ऑन मेरिट्स। अगर अपील विथड्रॉ भी हो जाती है, अपील डिसमिस भी हो जाती है, उस क्रॉस ऑब्जेक्शन को अब सेपरेटली उस क्रॉस ऑब्जेक्शन के मेरिट्स पे, एविडेंस पे और कंटेंशन पे ही डिसमिस करोगे। जस्ट बिकॉज द अपील हैज बीन डिसमिस्ड, बिकॉज यू सी द टाइटल इटसेल्फ सेज एज इफ a separate appeal has been preferred, that means it is deemed that it is a separate appeal. तो एक अपील के डिसमिस होने से आप सेपरेट अपील क्यों डिसमिस कर रहे हो? वो भी ऑपोजिट पार्टी की। नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो अगर एक अपील विथड्रॉ हो गई या डिसमिस हो गई, द क्रॉस ऑब्जेक्शन विल बी डिसाइडेड ऑन इट्स मेरिट्स। आगे देखिए सब रूल 5, provisions relating to appeals by indigent person shall so far as they can be made applicable apply to an objection under this rule. अब ये बात करें कोर्ट फीस की। क्या क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए सेपरेट कोर्ट फीस की जरूरत होती है? यस, एज इफ इट इज अ सेपरेट अपील। जैसे अपील के लिए कोर्ट फीस आप जमा करोगे, क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए भी कोर्ट फीस जमा करी जाएगी, बिल्कुल करी जाएगी।